नमस्ते। आज हम डाइव कर रहे हैं कैलकुलस के आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। हाँ बिल्कुल, नाम सुन के शायद थोड़े मुश्किल लगे पर इनके पीछे का आइडिया बहुत इंट्यूटिव है। एक बार समझ आ जाए तो। एग्जैक्टली। ट्रस्ट मी, हम कोशिश करेंगे कि ये एकदम क्लियर हो जाए। हमारे पास सोर्सेज में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। हाँ, जहाँ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स अच्छे से दिए हैं। और साथ में PW क्लास 11 साइंस चैनल का एक यूट्यूब वीडियो भी है जो मतलब काफी प्रैक्टिकली समझाता है चीजों को। तो आज का हमारा प्लान क्या है? बेसिकली हम समझेंगे कि लिमिट्स क्या है, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हाँ, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिसकी बात होती है वो क्या भला है। बिल्कुल। और फिर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, जो रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं, उनको समझेंगे थोड़े आसान एग्जांपल्स के साथ। परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट से। देखिए, किसी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है ये निकालना तो अक्सर आसान होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए फंक्शन है f(x = x+5) और हमें x = 2 पर वैल्यू चाहिए। तो बस x की जगह 2 डाल दिया, f(2 = 2 + 5 = 7) आ गया। इजी पीजी। राइट। लेकिन कैलकुलस में ना हम इससे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट के बिल्कुल आसपास, मतलब उसके नेबरहुड में कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब जब x किसी वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज जाता है तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है, ये जो अप्रोच करने का आइडिया है ना, यही लिमिट्स का कोर है। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट से ज्यादा उसके आसपास का ट्रेंड देखना है। जैसे वो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल था f(x = x+3) का x = 3 पर। हाँ याद है। तो अगर हम 3 के लेफ्ट से अप्रोच करें, मतलब 3 से थोड़े छोटे नंबर्स लें, जैसे 2.9, फिर 2.99, फिर 2.999। तो फंक्शन की वैल्यू जो x+3 है वो क्या होगी? 2.9 + 3 5.9, फिर 2.99 + 3 5.99, फिर 5.999। तो ये साफ दिख रहा है कि वैल्यू 6 की तरफ जा रही है। राइट। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL। एग्जैक्टली, LHL। अब दूसरी तरफ से देखिए, मतलब 3 के राइट से अप्रोच करें। 3 से थोड़े बड़े नंबर्स लें, 3.1, 3.01, 3.001। हाँ, तो वैल्यूज होंगी 3.1 + 3 = 6.1, फिर 3.01 + 3 = 6.01, फिर 6.001। ये भी क्लियरली 6 की तरफ ही जा रही हैं। इसे राइट हैंड लिमिट RHL कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों फाइनाइट हों और सबसे जरूरी दोनों बराबर हों। एग्जैक्टली। अगर LHL = RHL = कोई फाइनाइट नंबर, तभी हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे इस केस में LHL भी 6 है, RHL भी 6 है। तो लिमिट 6 हो गई x = 3 पर। परफेक्ट। वो YouTube वाले सोर्स में एक अच्छी एनालॉजी थी इसके लिए। अच्छा, क्या थी? ठीक उसी स्पॉट का CCTV कैमरा खराब निकला। ओके। अब पुलिस कैसे पता लगाएगी कि ठीक एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ था? वो उस चौराहे के जस्ट पहले वाले कैमरे की फुटेज देखेंगी और जस्ट बाद वाले कैमरे की फुटेज देखेंगी, है ना, ताकि एक आइडिया लगे कि उस स्पॉट पर क्या हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, आसपास के कैमरों से। मेक सेंस। एग्जैक्टली। लिमिट्स भी यही करते हैं। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम निकाल नहीं पा रहे, मतलब कैमरा खराब है या फिर वो कुछ अजीब सा रिजल्ट दे रहा है, जिसे इनडिटर्मिनेट कहते हैं। हाँ, इनडिटर्मिनेट, तो हम LHL और RHL यानी आसपास के कैमरे यूज करके देखते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर किस वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा था। ओके। ये इनडिटर्मिनेट वर्ड आ गया फिर से, इसका मतलब क्या है ठीक से? सोर्सेज में 0 0 फॉर्म का जिक्र था काफी। हाँ, सबसे कॉमन यही है। जिससे फंक्शन में f(x = x² - 9 / x - 3। अब इसमें अगर सीधा x = 3 डालें तो ऊपर 3² - 9 = 0 हो गया। हाँ। नीचे 3 - 3 = 0, तो ये 0 0 बन गया। तो ये इनडिटर्मिनेट क्यों है? मतलब 0 / 0 1 क्यों नहीं होता या 0 क्यों नहीं होता? यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, 0 0 की ना कोई एक फिक्स्ड डिफाइंड वैल्यू नहीं है मैथ्स में। सोचिए अगर हम मान लें 0 0 = k, कोई नंबर k, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 0 = 0k। अब ये इक्वेशन तो k की किसी भी वैल्यू के लिए सही है ना? k 5 हो सकता है, -10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी। अरे हाँ। तो जब एक एक्सप्रेशन के ऐसे मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो तो हम कहते हैं कि वो इनडिटर्मिनेट है, हम उसकी वैल्यू नक्की नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए x = 3 पर x² - 9 / x - 3 की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। गॉट इट। प्रिसाइजली। तो हमें लिमिट का सहारा लेना पड़ता है। हम ये नहीं पूछ रहे कि x = 3 पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हम पूछ रहे हैं कि जब x 3 के बहुत बहुत करीब जाता है पर 3 होता नहीं है, तब फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के करीब जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 की है, एग्जैक्ट 0 0 की नहीं। वैसे टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, 0 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी, 0 0 एंड इन्फिनिटी 0। पर 11th क्लास में मेन फोकस 0 अपॉन 0 पर ही रहता है। राइट। तो अगर ऐसी 0 अपॉन 0 वाली सिचुएशन आ जाए
तो लिमिट निकालने के तरीके क्या हैं? पहला रूल तो हमेशा एक ही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब वैल्यू डाल के देखो। हाँ, सीधा वैल्यू डाल के देखिए। अगर कोई फाइनाइट डिफाइंड आंसर आ गया, मतलब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना, तो बस वही लिमिट है, काम खत्म। अच्छा, जैसे मान लीजिए निकालना है lim x टेंडिंग टू 1 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसमें x इक्वल्स टू 1 डालिए, 5 1 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 3। ये हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 ही आंसर है। ओके, ये तो सुपर सिंपल है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता होगा। अगर 0 बन गया तब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं। पहली है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, जैसे वो x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 वाले में। बिल्कुल वही एग्जाम्पल लेते हैं। जब x t सूट्स 3, ऊपर x स्क्वायर माइनस 9 है, उसे हम x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। हाँ, लिख सकते हैं। तो फंक्शन बन गया x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3। अरे वाह, अब तो x माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि लिमिट में x 3 के बराबर नहीं होता, बस उसके बहुत करीब होता है। तो x माइनस 3 0 नहीं है, नॉन जीरो चीज को कैंसिल कर सकते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल सही। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा? सिर्फ x प्लस 3। हाँ, अब इसमें x को 3 की तरफ अप्रोच कराओ, मतलब अब आप x इक्वल टू 3 डाल सकते हैं। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो लिमिट 6 आ गई। नाइस, वो जो प्रॉब्लम कर रहा था x माइनस 3 वो हट गया। एग्जैक्टली। YouTube वीडियो में शायद x क्यूब माइनस 1 x माइनस 1 का भी एग्जाम्पल था, उसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा के फैक्टराइज किया था। समझ गया। कूल ट्रिक। और दूसरी टेक्निक आपने कहा था कुछ रूट वगैरह के लिए भी होती है। हाँ, उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये तब काम आती है जब फंक्शन में स्क्वायर रूट्स हों और 0 फॉर्म बन रहा हो। जैसे कोई एग्जाम्पल? मान लीजिए हमें निकालना है लिम x टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस x रूट 2 अपॉन x। इसमें x इक्वल्स टू 0 डालिए, ऊपर रूट 2 प्लस 0 रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। और नीचे तो x है ही, वो 0 हो गया, तो 0 फॉर्म। हाँ, हम फंस गए। इसमें क्या करते हैं? वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है स्कूल का। बिल्कुल, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ न्यूमरेटर में है रूट 2 प्लस एक्स रूट 2। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। साइन बदल देते हैं बीच का। सही। तो हम रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बन जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 2। अरे वाह, सिर्फ x बचेगा ऊपर। एग्जैक्टली, ऊपर सिर्फ x बचा और नीचे क्या है? x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ओहो, अब ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x कैंसिल हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो बचा उसमें x इक्वल्स टू 0 डाल दीजिए। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 0 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट 2। ये लिमिट आ गई। बढ़िया। तो फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन से हम वो जो 0 बना रहा है उस फैक्टर को हटा देते हैं। हाँ, बेसिकली यही आइडिया है। अच्छा, इनके अलावा कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी है जो रिजल्ट की तरह याद रख लें तो बहुत टाइम बचता है। इनके प्रूफ एनसीईआरटी में दिए हैं। ओके, कौन कौन सी हैं मेन? एक तो बहुत कॉमन है, पावर फॉर्मूला। लिम x टेंड्स टू a x रेज टू n a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका रिजल्ट हमेशा होता है n a n माइनस 1। ओके, n a n माइनस 1। एग्जाम्पल? जैसे लिम x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 1025 अपॉन x माइनस 2। यहाँ a इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 10 है, और 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 ही होता है। हाँ, 2 रेज टू 10 इज इक्वल टू 1024। तो ये सीधा फॉर्मूला लग गया। हाँ। आंसर क्या होगा? n a ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, 2 ऑफ 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, 2 9 होता है 512, तो 10 512 इज इक्वल टू 5120। वाओ, फॉर्मूला से तो एकदम से आ गया। वरना x टू दी पावर 10 2 टू दी पावर 10 को फैक्टराइज करना पड़ता। हाँ, मुश्किल हो जाता। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइन x वाला? हाँ, फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए और जो एंगल साइन के अंदर है यहाँ x, वही सेम चीज नीचे डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x हुआ तो? नीचे तो सिर्फ x है, 2x नहीं है। तो बनाना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 2x 2x। हाँ, अब sin 2x वाला पार्ट, इसमें एंगल 2x है, नीचे भी 2x है, और अगर x टेंड्स टू 0 तो 2x भी तो टेंड्स टू 0 होगा। तो ये पार्ट 1 बन गया। बिल्कुल। तो लिमिट हो गई 2 into 1 इज इक्वल टू 2। समझ गया। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री वाला? दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट सीधा 0 होता है। ओके, 1 माइनस cos x की लिमिट 0। ये फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, प्रैक्टिस से हो जाते हैं। तो ये था लिमिट्स का आइडिया।
फंक्शन के बिहेवियर को पॉइंट के बहुत करीब देखना, खासकर जहां डायरेक्ट वैल्यू निकालने में दिक्कत हो। अब आते हैं कैलकुलस के दूसरे बड़े हीरो पर, डेरिवेटिव्स। सोर्सेस कह रहे थे ये कैलकुलस का असली सुपरस्टार है और ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज नापता है। बिल्कुल सही। आप सोचिए हमारे आसपास कितनी चीजें लगातार बदल रही हैं। जैसे अरे गाड़ी की स्पीड बदलती है ना? स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस हर पल बदलता है, तापमान बदलता है, या जैसे एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, हाँ वो भी तो लगातार बढ़ती जाती है। एग्जैक्टली। तो डेरिवेटिव हमें बताता है कि कोई एक क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस किसी दूसरी क्वांटिटी जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से बदल रही है, और वो भी इंस्टेंटेनियसली, मतलब ठीक उसी पल उसी इंस्टेंट पर क्या रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हाँ वो एनसीईआरटी वाला गिरते हुए पत्थर का एग्जांपल s = 4.9 t² याद है? उसमें t = 2 सेकंड्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए उन्होंने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में। हाँ, जैसे 2 से 2.1 सेकेंड, फिर 2 से 2.01 सेकेंड, फिर 2 से 2.001, और फिर उन एवरेज वेलोसिटीज की लिमिट ले ली थी जैसे जैसे वो टाइम इंटरवल लगभग 0 होता गया। क्या यही है डेरिवेटिव? एब्सोल्युटली। वही डेरिवेटिव का सबसे फंडामेंटल आइडिया है। उसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। इट्स द लिमिट ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज एज द इंटरवल श्रिंक्स टू 0। अच्छा। और अगर आप इसे ग्राफिकली सोचें, मान लीजिए आपने फंक्शन का ग्राफ बनाया, तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्राफ पे बनी टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर होता है। टेंजेंट का स्लोप? हाँ, मतलब उस पॉइंट पर कर्व कितना झुका हुआ है, उसकी ढलान। एग्जैक्टली। एक सीधी लाइन का स्लोप तो हर जगह सेम होता है ना, पर एक कर्व का स्लोप तो हर पॉइंट पर बदल सकता है, कहीं ज्यादा स्टीप होगा, कहीं कम। हाँ, बात तो सही है। तो डेरिवेटिव हमें उस स्पेसिफिक पॉइंट पर कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है। यूट्यूब सोर्स ने इसे राइज ओवर रन से भी जोड़ा था, जो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला है। तो ये डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं? एक तरीका तो आपने बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो लिमिट वाला फॉर्मूला f' of x equals to lim x tending to 0 fx plus h fx upon h। हाँ, सोर्सेज में इससे x² 10x cos x वगैरह के डेरिवेटिव निकालकर दिखाए भी थे। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो दिखाता है कि डेरिवेटिव आया कहां से, वो लिमिट से ही निकला है। लेकिन हर बार इस लंबे मेथड से कैलकुलेशन करना थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। हाँ, वो तो है। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव करके कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला बना लिए गए हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन से है वो मेन फॉर्मूले? सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पावर रूल। अगर फंक्शन है f of x equal to xn, जहां n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव जिसे f' of x लिखते हैं, वो होता है nx n-1। मतलब पावर सामने आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है। अच्छा, जैसे x³ का डेरिवेटिव n = 3, तो 3x 3-1 = 3x²। बिल्कुल। x5 का 5x4, √x का √x मतलब x की पावर हाफ, तो n = half, half x half -1 = half x - half। परफेक्ट। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में sin x का डेरिवेटिव? ये शायद cos x होता है। हाँ, और cos x का डेरिवेटिव? माइनस sin x। बिल्कुल, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। और एक बहुत बेसिक रूल, किसी भी कांस्टेंट नंबर जैसे 5 या 10 या -2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0। एग्जैक्टली। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। मेक सेंस। पर फंक्शन हमेशा अकेले xn या sin x जैसे तो नहीं होते, कई बार जुड़े होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। उन्हें कहते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, क्या है वो? पहला है सम डिफरेंस रूल। अगर दो फंक्शन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, f of x equals u of x plus minus v of x, तो डेरिवेटिव भी बस जुड़ या घट जाता है। f' equals u' plus minus v', मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करो और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ये तो आसान है। दूसरा है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f of x equals u of x v of x, तो f' equals u' v of x plus ux v'। ये क्या था? u' plus uv' मतलब? हाँ, मतलब पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में x sin x का एग्जांपल था शायद इसी से। हाँ, उसी से किया था। तीसरा है कोशेंट रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, f of x equals u of x v of x। इसका फॉर्मूला क्या है? ये थोड़ा मुश्किल लगता था। हाँ, थोड़ा ध्यान से याद करना होता है। fx is equal to u' vx, ux v' vx²। बाप रे, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बिल्कुल, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है। बीच में माइनस साइन है। सोर्स में x+1 x-1 का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये रूल्स तो प्रैक्टिस से ही आएंगे। एक और रूल का नाम सुना था, चेन रूल। वो कहाँ लगता है?
चेन रूल तब लगता है जब हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शंस। जैसे f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, बाहर साइन का फंक्शन है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। या मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 7, यहाँ बाहर पावर 7 का फंक्शन है और अंदर एक्स क्यू प्लस 5 का। अच्छा, नेस्टेड फंक्शंस, इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? चेन रूल कहता है बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करो। मतलब सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अंदर जो भी है उसे वैसे का वैसा रखते हुए। फिर उसको मल्टीप्लाई करो अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। अगर और भी लेयर्स है अंदर, तो इसी तरह एक एक करके अंदर जाते जाओ और हर स्टेप के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते जाओ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाले एग्जांपल से समझाइए। ठीक है, f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सबसे बाहर क्या है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो हम लिखेंगे कॉस, अंदर वाला वैसे ही, यानी कॉस एक्स स्क्वायर। ये पहला पार्ट हुआ। 2, अब अंदर जाओ, अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x पावर रूल से। सही, ये दूसरा पार्ट हुआ। 3, अब चेन रूल कहता है इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर हुआ कॉस एक्स स्क्वायर 2x। अच्छा, लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। चलो, इन रूल्स को यूज करके एक आध क्विक एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। मान लीजिए f of x इज इक्वल टू x5 cos x है। इसका डेरिवेटिव f dash x क्या होगा? यहाँ तो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिफरेंस रूल लगेगा। हाँ, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके माइनस कर देंगे। बिल्कुल। x5 का डेरिवेटिव 5x4 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो f dash x हो गया 5x4 माइनस sin x, मतलब 5x4 प्लस sin x। नाइस एंड इजी। एक और करते हैं, अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, तो कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। ux इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और vx इज इक्वल टू cos x। फॉर्मूला था u डैश v प्लस uv डैश। लगाइए। ओके, u डैश मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हुआ 2x, तो 2x v cos x, फिर प्लस ux एक्स स्क्वायर v डैश cos x का डेरिवेटिव जो है माइनस sin x। तो ये बना 2x cos x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस sin x, यानी 2x cos x एक्स स्क्वायर sin x। यही है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। देखा, एक बार रूल्स पता हो और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर डेरिवेटिव निकालना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाता है। हाँ, ये तो अब प्रैक्टिस से ही मसल मेमोरी में आएगा। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा कि लिमिट्स जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस के बिहेवियर को समझने का एक टूल है। जब हम किसी पॉइंट के बहुत बहुत नजदीक जाते हैं, खासकर तब जब डायरेक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल या इनडिटर्मिनेट हो। और डेरिवेटिव्स वो हमें बताते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है ठीक उसी पल। या ग्राफिकली कहें तो कर्व का स्लोप उस पॉइंट पर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पूरे कैलकुलस की नींव है। तो मतलब सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? व्हाई शुड दे केयर? मतलब ये सिर्फ मैथ्स की थ्योरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बदलाव को समझने और एनालाइज करने के टूल्स हैं, चाहे वो फिजिक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो, या इंजीनियरिंग में किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना हो, या इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट देखना हो, इवन बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स में। जहां भी चेंज है वहां कैलकुलस की एप्लीकेशन हो सकती है। वाह। और ये समझ आगे इंटीग्रल कैलकुलस का रास्ता खोलती है, जो डेरिवेटिव्स का एक तरह से उल्टा प्रोसेस है। खैर, वो फिर कभी। हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हमने बात की कि डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। तो सोचिए, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए तो इसका उस फंक्शन के ग्राफ के शेप के बारे में क्या मतलब हो सकता है? What might a zero derivative signify about the function's behavior or its graph at that specific point? इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।